नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की कहानियों में युगीन यथार्थ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेमचंद की अगर बात करें तो हिंदी कहानी साहित्य के सर्वाधिक प्रमुख साहित्यकार के रूप में इनकी पहचान है। आरंभ में वो किस भाषा में लिखते थे? उर्दू में अपनी कहानियां लिखा करते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने हिंदी में अपनी कहानियां लिखना शुरू किया। हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद का आगमन या प्रादुर्भाव एक अभूतपूर्व घटना थी। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा कहीं हो तो आप उसको ठीक कर लिया करें। उनके द्वारा रचित कहानियों की संख्या 300 से अधिक है, जो कि उनके कहानी संग्रह जिसका नाम क्या है? मानसरोवर। कितने भाग हैं इसके? 8 भाग हैं, और उन 8 भागों में ये 300 कहानियां संकलित की गई हैं। उन्होंने जो कहानियां लिखी उसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, चरित्र प्रधान, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा पारिवारिक सभी प्रकार की कहानियों की रचना की है। यानी उनकी कहानियों के मुख्य विषय क्या रहे हैं? चाहे मनोवैज्ञानिक कहानियां उन्होंने लिखी, समाज की किसी घटना या पात्र को लिया, या किसी चरित्र विशेष के आधार पर कहानियां लिखी, यानी तत्कालीन जो मुख्य विषय रहे उनको उन्होंने अपनी कहानियों में शामिल किया। इसके साथ साथ अनमेल विवाह की समस्या, विधवा विवाह की समस्या, संयुक्त परिवार के विघटन की प्रवृत्ति, वैश्यवृत्ति तथा मद्यपान की समस्या, पूंजीवादी शोषण, आर्थिक विषमता, कृषि समस्या, महाजनी सभ्यता आदि उनकी कहानियों के विषय रहे। आरंभ में प्रेमचंद ने आदर्शवाद को लेकर कहानियां लिखी, लेकिन धीरे धीरे उनकी कहानियां किस ओर चली? यथार्थ की ओर अग्रसर होने लगी, और इन कहानियों को इसीलिए आदर्शवादी कहानियां किस ओर ले गई? वो यथार्थवाद की ओर। तो यथार्थवादी आदर्शोन्मुख कहानियां इनकी मानी जाती हैं, जो प्रेमचंद की कहानियां हैं। आपको जब भी कोई प्रश्न लिखना हो तो आप वहां पर एक परिचय जरूर दें, भूमिका जरूर बनाएं, ताकि वो भूमिका हमें प्रश्न के बिंदुओं तक लेकर जाए। हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इस प्रश्न को देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याओं को उठाया, कौन सी उस समय सामाजिक यथार्थ था जिसका चित्रण इनकी कहानियों में मिलता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे पारिवारिक यथार्थ का उद्घाटन। देखिए, प्रेमचंद ने कुछ ऐसी कहानियों की रचना की जो आम भारतीय परिवारों से जुड़ी हुई कहानियां थी। देखिए, पारिवारिक यथार्थ यानी परिवार में क्या चल रहा था, हमारे समाज में जो परिवार थे उनमें किस प्रकार के पात्र थे, क्या घटनाएं चल रही थी, क्या उनमें समस्याएं आ रही थी, किस प्रकार के विचार लोगों को प्रभावित कर रहे थे, वो सब इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। इन कहानियों में नित्य प्रतिदिन घटित होने वाली छोटी छोटी समस्याएं, स्नेह, प्रेम, मन मुटाव आदि को बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति इन्होंने दी है। इसमें कुछ कहानियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे बड़े घर की बेटी। ये प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसकी पात्र कौन है? आनंदी है, और अपनी उदारता के कारण एक संयुक्त परिवार को टूटने से वो बचा लेती है। देखिए, ये जो समय काल है, ये वो समय काल है जब धीरे धीरे संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित होने लगे थे, और इसीलिए उस समय जो संयुक्त परिवार के टूटने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी थी। तो ऐसे में आनंदी जैसे पात्रों के माध्यम से संयुक्त परिवार की व्यवस्था को बचा लेना अपने आप में समाज को एक संदेश देता है। दूसरी ओर अलगोजा में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। इसमें एक नारी के कटु व्यवहार के कारण परिवार टूट जाता है, परंतु संयुक्त परिवार प्रथा को बचाए रखने के लिए केदार का मूलिया से विवाह कराकर प्रेमचंद टूटे हुए परिवार को दोबारा से जोड़ देते हैं। घर जवाई कहानी में भी दिखाया गया है कि व्यक्ति को कभी भी घर जवाई नहीं बनाना चाहिए। इस कहानी का पात्र हरिधन है, जो पिता की मृत्यु के बाद अपने हिस्से की संपत्ति बेचकर ससुराल जाकर रहने लगता है, लेकिन ससुराल में उसके साथ कैसा व्यवहार होता है? बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे वो तंग आकर वापिस अपने घर लौट आता है। इनकी जो स्वामिनी नामक कहानी है उसकी पात्रा है रामप्यारी। अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए भी अपने देवर और उसके बाल बच्चों की पूरी देखभाल करती है। फलस्वरूप उसका परिवार गांव में आदर्श परिवार माना जाता है। अनिष्ट शंका कहानी में मनोरमा अपने पति कुंवर अमरनाथ की मंगल कामना के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देती है। महातीर्थ कहानी की जो इंद्राणी और सुखदा है, उन दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी किस प्रकार से अपने परिवार को बांधे रखना है वो इस कहानी में दिखाया गया है।
गिला कहानी में दिखाया गया है कि पति पत्नी के विचार में विषमता तो है, लेकिन फिर भी सद्भावना के कारण दोनों सुखद जीवन जीते हैं। और ये सब दिखाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि समाज को संदेश देना था। इन पात्रों के माध्यम से ये बताना था कि परिवार कितना जरूरी है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था क्यों आवश्यक है, और एक दूसरे का साथ और सहयोग किस प्रकार से आपसी रिश्ते को बचा सकता है, वो इन कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखाने का प्रयास किया है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर क्या बनाएंगे? पारिवारिक यथार्थ का चित्रण, यानी परिवार में जो घटनाएं घटित हो रही थी उस समय के समाज में, उन परिवारों के पात्रों को लिया और कहानियों के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति इन्होंने की है। अगला हम पॉइंट बनाएंगे अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या का वर्णन। देखिए, उस समय जो विवाह प्रथा थी उसमें लड़के या लड़की से पूछकर उनकी शादी या विवाह नहीं किए जाते थे, और शादी में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन बहुत ज्यादा था। प्रेमचंद ने अपने समय की विभिन्न समस्याओं के प्रति बहुत ही वो सजग थे। उन्होंने कहानियों में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा संबंधी समस्या का यथार्थ चित्रण किया है। इनकी कहानी है विस्मृति। ये आप कहानियों के नाम याद रखेंगे। इस कहानी में जो पात्र है वो कौन है? श्याम सिंह और गुमान सिंह। उनको विवाह की कोई आशा नजर नहीं आती, इसीलिए वो उनकी बहन है दूजी, उसका विवाह उस परिवार से करने का वो निर्णय लेते हैं जहां से उनको पत्नी की प्राप्ति हो सके, यानी अपनी बहन की शादी वो करेंगे और वहां जो लड़की है उसकी शादी यहाँ श्याम सिंह या गुमान सिंह के साथ हो जाए, ऐसी उनकी कामना थी। लेकिन उनकी जो इच्छा थी पूरी नहीं हो पाती। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों के विवाह की समस्या भी बहुत गंभीर समस्या के रूप में समाज में आ रही थी। उद्धार कहानी का हजारीलाल ये क्षय के रोग से ग्रस्त है, अतः वह अम्बा को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसके पिता और उसका जो भावी ससुर है वो उसे विवाह करने के लिए मजबूर करते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो हजारीलाल है वो आत्महत्या कर लेता है। और क्यों करता है? ताकि अम्बा के जीवन में भावी समय में अगर कोई दुख आए तो वो उससे उसे बचा पाए, क्योंकि वो खुद बीमार है और ऐसे बीमार पति से अगर बीमार किसी व्यक्ति से कोई विवाह करेगी लड़की तो वो सारा उम्र दुखों का ही उसे सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो उसकी खुशियों को या उसके सुख को ध्यान में रखते हुए स्वयं आत्महत्या कर लेता है। एक और कहानी है जिसका नाम क्या है? कथ्य। इसमें भी अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है। गरीबी के कारण जो पूर्णिम है उसका विवाह एक अधेड़ आयु के व्यक्ति से कर दिया जाता है जो किसी भी प्रकार से पति बनने के योग्य नहीं है, यानी उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, उससे पूर्णिम का विवाह कर दिया जाता है। पूर्णिमा है यहाँ। फलस्वरूप जो पूर्णिमा है उसको लंबे काल के लिए वैधव्य जीवन यानी विधवा का जीवन उसे जीना पड़ता है। भूत कहानी में भी सोमनाथ चौबे उनकी पत्नी मंगला के देहांत के बाद अपनी साली का नाम क्या है? बिन्नी है, उससे विवाह कर लेता है। देखिए, बिन्नी का पालन पोषण जो सोमनाथ है वो बेटी के समान करता है, यानी बिन्नी बचपन में सोमनाथ के साथ उसी प्रकार रही जैसे कि एक घर का बड़ा एक छोटी बच्ची के साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार उसका भी पालन पोषण किया गया। लेकिन बिन्नी की माँ धन के लालच में इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और सोमनाथ के साथ बिन्नी का विवाह कर देती है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तत्कालीन जो भारतीय समाज है उसमें अपनी युवती बेटी का विवाह वृद्धों के साथ भी कर दिया जाता था ताकि उन्हें अच्छी खासी धन की प्राप्ति हो। नमक का मार्ग कहानी में भी लगभग इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। नया विवाह की नायिका आशा का विवाह भी बूढ़े डंगामल से कर दिया जाता है। परिणाम क्या आता है कि आशा अपने बूढ़े पति से संतुष्ट नहीं होती और वो नौकर के जवान पुत्र के चुंगल में फंस जाती है। इसी प्रकार ज्वालामुखी, बेटों वाली विधवा तथा मृतक भोज जो कहानी है उसमें भी अनमेल विवाह की समस्या को रेखांकित किया गया है। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह, यानी वो किसी भी तरह से अनमेल हो सकता है, आयु के आधार पर हो सकता है, स्तर के आधार पर हो सकता है, तो ऐसे विवाह की जो समस्या हमारे समाज में थी उनका चित्रण या उद्घाटन कहानियों के माध्यम से किया है। उसके बाद जो हम पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे वैधव्य जीवन के यथार्थ का चित्रण। वैधव्य यानी जो विधवा स्त्रियां थी उनके जीवन की सच्चाई का चित्रण किया है। देखिए, प्रेमचंद इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे कि समाज में विधवाओं को मान सम्मान नहीं दिया जाता
और उनका जीवन कैसा हो जाता है, नरक तुल्य बन जाता है। राजा राम मोहन राय और उनके साथियों ने नारी से संबंधित विभिन्न समस्याओं को इस समय काल में उठाया था। उन्होंने सती प्रथा, जौहर प्रथा, अनमेल विवाह, विधवाओं की दीन दशा आदि प्रश्नों को भी समाज की ओर ध्यान आकर्षित उस समय किया था, और राजा राम मोहन राय का नाम इसमें सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। तो प्रेमचंद ने भी अपनी कहानियों में विधवा नारी के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि एक विधवा को समाज और परिवार से प्रताड़ना ही प्राप्त होती है, उसे दुख ही मिलते हैं। विधवा समस्या के पीछे बाल विवाह कुछ हद तक उत्तरदायी थी। छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी और वो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी, क्योंकि उस समय रोग बीमारी बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी, जो बच्चे थे उनका मृत्यु दर भी ज़्यादा था। प्रेम की होली नामक कहानी में गंगी है, जो केवल 14 वर्ष की आयु में ही विधवा बन जाती है और वह आजीवन पारिवारिक बंधन में जकड़ी हुई कष्ट भोगती है। 14 साल की बच्ची क्या जानती है कि विवाह क्या है, विधवा होना क्या है, लेकिन वो उस दुख को सारा जीवन भोगने को विवश है। उसके बाद इनकी आधार नामक कहानी की अगर बात करें तो उसमें भी अनुपमा है, जो विधवा जीवन जीती है, लेकिन परिवार वालों के स्नेहवश वो स्वयं को सुखी महसूस करती है। यानी सभी तरह के लोग थे, सभी तरह का व्यवहार था लोगों का आपस में। धिक्कार कहानी की जो लड़की है या जो युवती है वो मानी है, आयु कितनी है, 16 साल की। उसके माता पिता का देहांत भी हो जाता है। बाद में चाचा वंशीधर हैं, जो वंशीधर के यहाँ वह नौकरानी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती है। बाद में उसका चचेरा भाई गोकुल उसका विवाह अपने मित्र से करवा देता है, और मित्र का नाम क्या है, इंद्रनाथ से। इस विवाह के परिणाम स्वरूप वंशीधर मानी को बहुत ज्यादा अपमानित करता है और आखिर में मानी क्या कदम उठाती है, वो आत्महत्या कर लेती है। तत्कालीन भारतीय हिंदू समाज में विधवाओं की सामाजिक दशा बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में तो विधवाओं का हर महीने मुंडन भी किया जाता था और उन्हें घर में बचा खुचा खाना ही खाने के लिए दिया जाता था। यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करवा भी लेती थी तो समाज उसको घृणा की दृष्टि से ही देखता था, यानी समाज में उसको मान सम्मान भी नहीं मिलता था। स्वामिनी, त्यागी का प्रेम आदि कहानियों में विधवाओं की दयनीय दशा का चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। इसी प्रकार इन्होंने अपनी कुछ कहानियों में विधवाओं के यथार्थ का उद्घाटन भी किया है। प्रेमचंद ने इन समस्या को समाज के सामने रखा, साथ ही ये भी संकेत दिया कि केवल पुनर्विवाह ही इस समस्या का उचित समाधान है। वे चाहते थे कि समाज में नारी को कैसा स्थान मिले, पुरुष के समान दर्जा उनको दिया जाए, ताकि नारी भी अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके। उसके बाद वैश्य जीवन के यथार्थ का उद्घाटन। देखिए, ये भी नारी के जीवन की एक हम कहें कि बहुत ही बड़ी समस्या थी उस समय काल में। हमारे देश में जो वैश्याओं के जीवन की समस्या, ये कोई नई समस्या नहीं, बल्कि प्राचीन काल में भी ये समस्या सामने आ रही थी। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में, जैसे वैश्य है, आगा पीछा, स्वर्ग की देवी, रामलीला, दो कब्रें, इनमें इस समस्या पर प्रकाश डाला है। वैश्य कहानी में प्रेमचंद ने यह दिखाने का प्रयास किया कि वैश्य जीवन में किसी को प्रेम नहीं मिल पाता, वह केवल पुरुषों की आत्मा को तृप्त करती रहती है। समाज ये नहीं चाहता कि वह कुलवधू बनकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। वैश्य माधुरी का जीवन भी लगभग ऐसा ही था, जो अंत में आत्महत्या का सहारा लेती है। आगा पीछा कहानी में कोकिला नाम की वैश्य है, जो 15 वर्षों के बाद एक बेटी को जन्म देती है। उसकी बेटी का नाम है श्रद्धा। वो जब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती है तो वहां पर भी उसको मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलती। इसी प्रकार इनकी कहानी है स्वर्ग की देवी और रामलीला। इसमें भी ऐसी ही समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। दो कब्रें कहानी की जोहरा वैश्य की बेटी सुलोचना का विवाह डॉक्टर रामचंद्र से हो जाता है, लेकिन विवाह के बाद भी समाज में उसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो प्रेमचंद जी अपनी कहानियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो वैश्य है वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, अंग है। उस नारी के जीवन में भी अनेक कष्ट है और हमें उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके। अछूतों की समस्या का उद्घाटन, ये भी हमारे समाज की सबसे बड़ा कोड कह सकते हैं या सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं। प्रेमचंद ने इस समस्या को विशेष रूप से उठाया है। उन्होंने सर्वहारा वर्ग में इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि उन्होंने अछूतों की समस्या को यथार्थ रूप में अपनी कहानियों में वर्णित किया है, क्योंकि ये मजदूर वर्ग का दुख
पीड़ा इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। इनकी कहानी सदगति का उदाहरण दिया जा सकता है। इस कहानी का पात्र दुखी एक अछूत है जो पंडित घासीराम के यहाँ अपनी बेटी के विवाह के लिए शुभ तिथि पूछने आता है, लेकिन उसे भूखे पेट बेगार करनी पड़ती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जुर्माना कहानी में मेहतरों और मेहतारानियों की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार दूध का दाम कहानी में भंगिन जमींदार के पुत्र सुरेश को अपना दूध पिलाती है और अपने बेटे मंगल को दूध नहीं पिला पाती। मंगल की मां भूमि में मरने के बाद मंगल को भी भंगियों की तरह महेश नाथ की जूठन पर गुजारा करना पड़ता है। इसी प्रकार लांछन कहानी में भी प्रासंगिक रूप से ये बताने का प्रयास किया गया है कि उच्च कुल के पुरुष, विशेषकर जमींदार, ये अछूतों की बहु बेटियों के साथ अपने प्रेम संबंध बनाकर रखते हैं, लेकिन वो प्रेम संबंध सामाजिक तौर पर सामने नहीं आते, लेकिन उनका शोषण करना वो केवल अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए या केवल अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए उनका शोषण करना वो अपना अधिकार समझते हैं। सौभाग्य के कोड़े कहानी के अनाथ नथुआ को ईसाई के पंजे से मुक्त करा दिया जाता है, लेकिन उसे भोलानाथ के परिवार में झाड़ू लगाने का काम सौंपा जाता है और वह भी भंगियों के मोहल्ले में स्थान प्राप्त करता है। इसी प्रकार आगा पीछा कहानी में भी अछूत जाति के भक्त राम की सामाजिक दशा का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ हमने अपने सिलेबस में भी तो की है ठाकुर का कुआं। इसमें भी तो यही दिखाने का प्रयास किया गया है कि अछूतों को उच्च वर्ग के लोगों के कुएं से पानी भरने का कोई अधिकार नहीं है। कुएं जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके कुएं में कोई जानवर गिर जाता है जिसके कारण कि पानी बदबूदार है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्हें साफ पानी नहीं दिया जाता। आज भी बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर कुओं का उपयोग पानी के लिए किया जाता है, तो वहां पर भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो अछूत जाति के समझे जाते हैं उनके कुएं अलग होते हैं, ब्राह्मणों के अलग होते हैं, उच्च वर्ग के अपने अलग कुएं हैं। इसी प्रकार मंदिर कहानी की विधवा सुखिया को भी मंदिर में पूजा करने की आज्ञा नहीं मिलती, जबकि मंदिर सबका होता है, लेकिन वहां पर यह दिखाया गया है कि जो निम्न वर्ग की सुखिया है उसे मंदिर में जाने की कोई आज्ञा नहीं है। उसका पुत्र बीमार है और वह उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए रात को मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन माँ और बेटे दोनों को ही उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा इतना मारा पीटा जाता है कि उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो अछूतों के साथ समाज का व्यवहार था वो उच्च वर्ग या ब्राह्मण वर्ग का, उसका चित्रण बखूबी इन कहानियों में मिलता है। इसके बाद है ग्रामीण जीवन का उद्घाटन। देखिए, भारत ग्रामीण क्षेत्र है या भारत एक ग्रामीण देश है, गांव का देश कहा जा सकता है भारत को। तो उनके जीवन का चित्रण प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद के लिए केवल ग्रामीण जीवन का चित्रण करना न तो कोई आंदोलन था, ना ही कोई नारा था, लेकिन वो ये महसूस करते थे कि जो उस समय की सामंती व्यवस्था है और आने वाली जो पूंजीवाद के दोहरे दबाव के फलस्वरूप भारतीय किसान और मजदूरों की नियति को बदलने के लिए एक निर्णायक संघर्ष जरूरी है। देखिए, जो भारतीय किसान है वो दो तरह से प्रताड़ित है। पहला यहाँ पर क्या है? पहला है सामंती व्यवस्था, यानी सामंतों के द्वारा प्रताड़ना। दूसरा नई आने वाली जो पूंजीवादी व्यवस्था है, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का जो विभाजन है, उसके कारण भारतीय किसान और मजदूरों की जो दशा है वो बहुत खराब है। ऐसे में एक संघर्ष की आवश्यकता है। जैसे गृहदान की कहानी है, अलगोजा है, इन कहानियों में संयुक्त परिवार के प्रति इनका मोह किसी हद तक बना रहता दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ साथ समाज के उपेक्षित, पीड़ित, अभावग्रस्त किसान और मजदूरों के लिए भी प्रेमचंद ने अपनी कलम चलाई है। प्रेमचंद ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कठोर मेहनत के बाद भी किसान और मजदूर गरीब है, अभिशप्त और फटेहाल है। दूसरी ओर जो जमींदार हैं, कारिंदे हैं उनके, पुलिस है, धर्म के ठेकेदार है, ये जोंक की तरह उनका खून चूस रहे हैं। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन पर होने वाले अत्याचारों और शोषण का यथार्थ चित्रण किया है। विशेषकर सवा सिर गेहूं है, सदगति है, ठाकुर का कुआं है, पूस की रात कहानी है, कफन कहानी है। इसमें उन्होंने इन समस्याओं को वास्तविक तौर पर उठाया है। ग्रामीण किसानों और मजदूरों की अभावग्रस्त स्थिति का
सही अर्थों में प्रकाश इनकी कहानियों पर डाला गया है। उसके बाद आता है धार्मिक और सांप्रदायिक जीवन का यथार्थ। देखिए, जो धार्मिक जीवन है उसका यथार्थ चित्रण तो इन्होंने किया ही किया है। इसके साथ साथ जो संप्रदायों का विभाजन था, जैसे हिंदू, मुस्लिम या धर्म के नाम पर जो संप्रदाय बंट गए थे, उसका भी यथार्थ चित्रण इनकी कहानियों में मिलता है। इनकी कहानियों में देखें तो धार्मिक आडंबरों का चित्रण है, टोने टोटके, अवतारवाद, धर्म परिवर्तन आदि विषयों की चर्चा इन्होंने की है। जैसे आत्माराम है, लॉटरी कहानी है, यह मेरी मातृभूमि है, सती, दामुल का कैदी, पूर्व संस्कार, पिसनहारी का कुआं, तैतर, नैराश्य, महातीर्थ, बोध, ममता, ईदगाह, रामलीला, ये ऐसी कहानियां हैं जिसमें हिंदू धर्म की मान्यताओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म की मान्यताओं पर भी प्रकाश इन्होंने डाला है। इसमें हम अगर बात करें कहानी आत्माराम की, तो आत्माराम का पात्र कौन है? महादेव है। वो ईश्वर की कृपा से ही उसे अपार धन की प्राप्ति हुई है। वो ऐसा मानता है कि जो धन मिला है किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। सती कहानी की अगर बात करें तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि लोगों को देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास है। तैतर कहानी में भागवत कथा, दुर्गा पाठ, गोदान आदि धार्मिक उपकरणों की चर्चा की गई है। बोध कहानी के ठाकुर अति बल सिंह तथा मुंशी वैजनाथ और उनके परिवार के लोग तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक नजर आते हैं। ईदगाह और रामलीला कहानी में पर्व, त्योहार, मेले, तमाशे का यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। उसके बाद देखिए तो स्वाधीनता संग्राम के यथार्थ का वर्णन। देखिए, स्वाधीनता जो प्रेमचंद का समय काल है 1936 तक माना जाता है, और हम अगर परिस्थितियों को देखें तो हम आज़ाद नहीं हैं। किसकी आवश्यकता है? स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तो इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से इस विचार को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रेमचंद गांधीवाद से प्रभावित थे। उनके मन में स्वतंत्रता के लिए ललक थी। उन्होंने अपनी कहानियों में अंग्रेजी राज के अत्याचार, मातृभूमि के प्रति प्रेम का भाव, सत्याग्रह, शराबबंदी, चरखे का प्रचार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आदि आंदोलन प्रमुखता से चलाए। सती नामक जो इनकी कहानी है, उस कहानी में चिंता देश की रक्षा के लिए सेना का सहयोग देती है, परंतु जब उसका पति रणभूमि में पीठ दिखाकर लौट आता है तो वह सती हो जाती है। यह मेरी मातृभूमि कहानी एक सच्चे देशभक्त के जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। सुहाग की साड़ी में चरखे के प्रचार की ओर संकेत किया गया है। शांति और आहुति नामक जो इनकी कहानियां हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में चरखे का प्रचार धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि स्वतंत्रता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इनकी जुलूस नामक जो कहानी है, वो पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति के लिए जनमत तैयार करके जुलूस निकालने का प्रयास किया जाता है। ब्रिटिश सरकार दमन की नीति अपनाती है, लेकिन यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है कि देशवासी शांति और अहिंसा का पालन करते हुए दमन नीति का सामना करते हैं। लॉकडॉट कहानी में स्वराज्य प्राप्ति के लिए संसाधनों या साधनों की चर्चा की गई है। इसी प्रकार इनकी कहानी पशु और मनुष्य है। इसके साथ साथ हार-जीत कहानी है, जिसमें साम्यवाद की चर्चा की गई है। तो उस समय जो हमें स्वतंत्रता के लिए विचारों की आवश्यकता थी या लोगों को स्वाधीनता के लिए जागरूक करने का प्रयास इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। निष्कर्ष हमें जरूर लिखना है, तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में युगीन यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हुए उन सभी मुद्दों को उठाया है जो तत्कालीन समाज को प्रभावित कर रहे थे। खासकर पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक विषयों को अपनी कहानियों में इन्होंने स्थान दिया है। तो इसी के साथ ही उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। माना कि इसमें कहानियों के नाम कुछ ज़्यादा आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप पहले कुछ कहानियों के नाम दे सकते हैं, फिर जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसके पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप इस प्रश्न को लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।